प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। साथियों, अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को अच्छे तरीके से बारीकी से उसको प्रैक्टिकली समझ लिया है सकते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। आज हम लोग इसको एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसा कि मैं हर एक टेंस का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप उसको प्रैक्टिकली समझ जाएं, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाए। उसी प्रकार से मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में भी कुछ लिखा है, ध्यान देंगे। एनी एक्शन दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई भी कार्य भविष्य में किसी एक निश्चित समय तक कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहेगा, तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। हालांकि वास्तविकता की बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ही होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में क्या है कि टोटली इमेजिनेशन, प्रेडिक्शन पे ही ये बेस्ड होता है। मैंने कुछ एडवर्ब्स भी लिखे, जैसा कि मैं सभी टेंस में बताता रहा हूँ। इसमें जनरली आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टुमारो लगे रहेंगे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। साथियों, आप लोगों को ये बताया गया होगा कि वो खेलता रहेगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तुम सोते रहोगे, इस तरह का वाक्य है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। सपोज दैट मैं अगर बोलता हूँ कि मैं पढ़ता रहूँगा, तो ये हमारा मीनिंगफुल वाक्य नहीं होता है। ये इसमें कुछ अस्पष्टता नहीं आ रही है कि हाँ मैं सीधे बोल दूंगा मैं खेलता रहूँगा। अब तो ये हो गई मतलब बात कि मैं कुछ भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि मैं खेलता रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो जब भी वर्क मिलेगा, वर्कआउट करना होगा, तो मीनिंगफुल सेंटेंसेस पे करने होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिंपली अगर आप मैं पढ़ता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा, ऐसे वाक्य बना भी लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। फ्यूचर में जो भी काम कंटिन्यू प्रोसेस में रहेगा, तो उसके आगे या पीछे एक पार्टिकुलर टाइम देना होगा, जिससे कि वो वाक्य में स्पष्टता आए। क्यों मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लिखा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में घबराने की बात नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर का मतलब एक ही निकलेगा, बस तरीका दो है। हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के एक सेंटेंस को दो तरीक़ों से बना सकते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस शैल विल। और एक बात और कि आजकल के प्रैक्टिकल मतलब इनफॉर्मल ग्रामर की बात की जाए तो शैल का यूज़ मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप शैल की जगह पर विल का यूज़ करते हैं तो भी करेक्ट है, वो उसमें कोई गलत नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कि आई और वी के साथ आप शैल का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर विल का भी यूज़ कर देते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सब्जेक्ट होगा सबसे पहला, उसके बाद शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, और उसके बाद बी फॉर, उसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस बी। बी यानी वर्ब वाला, प्रेजेंट टेंस वाला, इज, एम, आर, एक्सुलरीज लगेगा, उसके बाद गोइंग टू बी, ये रहेगा ही, और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं ज़्यादा क्लियरिटी के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। शी विल बी फिनिशिंग द वर्क एट 8 AM टुमारो। यहाँ पर शी जो है सब्जेक्ट है, और जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते चलेंगे। विल, तो यहाँ पर विल आया, उसके बाद बी, तो सिंपली बी लिख देना है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, फिनिश का फिनिशिंग, शी विल बी फिनिशिंग दी वर्क। अब सपोज दैट यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसका मतलब निकालते हैं। शी विल बी फिनिशिंग दी वर्क, वह काम ख़त्म करती रहेगी। कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने लगाया एट 8 AM टुमारो, यानी कल, आने वाला कल 8 AM है, तो सुबह 8 बजे तक वो अपना काम ख़त्म करती रहेगी। स्पष्टता आ गई कि कल सुबह 8 बजे तक वो अपना काम ख़त्म करती रहेगी। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। मैंने दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको भी सेट किया है, इसी सेंटेंस को सेट किया है। सब्जेक्ट है तो शी है, और इज, एम, आर में शी के साथ इज़ लगाते हैं, शी इज़।
अब उसके बाद मैंने लिखा था स्ट्रक्चर में गोइंग टू बी, तो शी इज़ गोइंग टू बी। फिर वर्ब का चौथा फॉर्म फिनिशिंग, और जो आपके एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं ऑब्जेक्ट वाला, तो दी वर्क है, तो दी वर्क मैंने लिखा एट 8 AM टुमारो। हाँ, इसका भी मतलब वही निकलेगा। फिर अगले सेंटेंस पे हम लोग आते हैं, ही विल बी टीचिंग मी व्हेन हिज ब्रदर अराइव्स इन द इवनिंग। यानी इसका अर्थ निकलेगा कि वो मुझे पढ़ाता रहेगा, उसका भाई शाम को आएगा। यानी यहाँ पर व्हेन लगा करके मैंने क्या किया कि एक अलग सा सेंटेंस को अटैच किया। ध्यान रहे कि दोनों आपका वाक्य, दोनों सेंटेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में यानी फ्यूचर टेंस में ना हो। एक फ्यूचर में है तो दूसरा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने किस टेंस में इसको लिखा है। व्हेन हिज ब्रदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब का पांचवा फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, V5 और जो भी ऑब्जेक्ट है, तो इन द इवनिंग। यानी इससे भी, इस वाक्य से भी स्पष्टता आ रही है कि वो मुझे पढ़ाता रहेगा जब उसका भाई शाम को आएगा। अगले सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। द स्टूडेंट्स विल बी अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन इन 15 मिनट्स। यानी छात्र जो है सो अगले 10 मिनट, अगले 15 मिनटों में क्या होते रहेंगे, एग्ज़ाम में अपीयर होते रहेंगे। तो यानी ये चारों सेंटेंस से एक स्पष्ट वाक्य प्रतीत होता है कि हाँ, इसका कुछ मतलब है, कुछ इंडिकेशन है। अगर हम बात कर देंगे द स्टूडेंट्स विल बी अपीयरिंग, यहाँ से हटा दें इसको, विल बी अपीयरिंग यानी छात्र क्या करते रहेंगे, अपीयर होते रहेंगे। अब लीजिए, अब इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अपीयर होते रहेंगे, क्या अपीयर होंगे, कहाँ अपीयर होंगे, लेकिन ये इतना लगा देने से क्या होगा कि ये स्पष्ट हो गया। आपको भी ऐसा ही वर्क मिलेगा परफॉर्म करने को। कहने का मतलब है कि जब आप एक्सरसाइजेज बनाएंगे, सेंटेंस कंपोज करेंगे, तो आपको ऐसे ही सेंटेंसेस कंपोज करेंगे, ना कि मैं खेलता रहूँगा आप सोते रहेंगे, इस तरह के वाक्य को। साथियों, अब हम लोग आते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि कैसे उसको स्ट्रक्चर पे सेट करेंगे। मैंने यहाँ पर निगेटिव स्ट्रक्चर लिख दिया है, आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, उसको नोट कर लेंगे। इसमें क्या आता है कि सब्जेक्ट प्लस विल, मैंने यहाँ पर सिर्फ विल लिखा, शैल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप कर भी सकते हैं तो कोई दिक्कत है, नहीं भी कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, हमेशा विल के बाद, ऑक्सिलरी के बाद नॉट आएगा और उसके बाद बी रहेगा, यानी बी से पहले और विल के बीच में नॉट आएगा। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सेंटेंस भी लिया है इस पर एग्जांपल, ही, अब यहाँ पर मैंने वांट, मतलब इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए विल नॉट का, तो हम इसको लिख सकते हैं वांट, ही वांट, या इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, ही विल नॉट बी प्लेइंग ना। तो बी है यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर में, तो मैंने बी लिखा। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म तो प्लेइंग, और उसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस होते हैं सेंटेंस के, क्रिकेट टुमारो। और यहाँ पर टुमारो इसलिए लगाया गया क्योंकि इससे स्पष्टता आ रही है कि वह कल क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। क्लियर। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, आई शैंट, सेल नहीं लिखा मैंने, लेकिन बताया कि आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। आई शैंट, इसको अगर हम ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर फुल में बोले तो आई शैल नॉट बी वॉचिंग क्रिकेट टुमारो। यानी कहने का मतलब है कि मैं कल क्रिकेट नहीं देख रहा हूँगा। तो ये आपका क्लियर हो गया सारे स्ट्रक्चर पे। और ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा, ऐसे ही समझ लेंगे इसको। अगर WH है तो विल या शैल के पहले आएगा, ध्यान देंगे। अगर WH वर्ड है, वाई, वेन, वेयर, ETC बहुत सारे हो सकते हैं, तो WH पहले आएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर निगेटिव है, अगर निगेटिव है वाक्य तो नॉट यहीं पर आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा। अगर नहीं है तो डायरेक्ट बी आ जाएगा आपका, उसके बाद V4 आएगा, और उसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस होते हैं सेंटेंसेस के वो आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। विल राम बी सिंगिंग अ सॉन्ग एट 6 PM टुमारो।
यानी क्या राम कल 6 बजे, हाँ मतलब 6 बजे शाम को वो गाता रहेगा? ये क्लियर स्पष्ट वाक्य हो गया आपका। अगर हम यहाँ पर यहीं तक रहने देते हैं इस सेंटेंस को, विल राम बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राम एक गाना गाता रहेगा? इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये पूरे वाक्य को स्पष्ट कर दे रहा है। यानी ये कभी इस तरह से नहीं आएगा कि हाँ वो गाता रहेगा, वो देखता रहेगा, वो खेलता रहेगा। इन फ्यूचर भविष्यवाणी वाली बात हो गई। तो आई होप साथियों कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि नए नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।